हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा उद्भव व विकास। संपूर्ण संसार में कुल 13 भाषा परिवार है। जितने भी संसार में भाषा हैं वो कितनी है? 13 भाषाओं का परिवार है, जिसमें भारोपीय भाषा मतलब भारत के परिवार की जो भाषा है उसको क्या हुआ है कि प्रमुख स्थान दिया गया है। भारोपीय भाषा को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसे भारत, हिंदी, इंडो यूरोपीय एवं आर्य भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब जिस भारोपीय भाषा को प्रमुख स्थान दिया गया उसको भारत में हिंदी एवं इंडो यूरोपीय एवं आर्य भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। सेकेंड नंबर बात करेंगे, हिंदी भाषा का संबंध भारोपीय परिवार के संस्कृत भाषा से है। अतः संस्कृत को हिंदी की आदि जननी एवं अपभ्रंश को इसकी जननी माना जाता है। जैसे कि संस्कृत को हिंदी की आदि जननी एवं अपभ्रंश को इसकी जननी माना जाता है। हिंदी शुद्ध मूलतः फारसी भाषा का है। हिंदी कहाँ का है? फारसी भाषा का है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी जो है वो किस भाषा से? तो फारसी भाषा का है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। हिंदी शब्द का पहला प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अल-बिरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ से हुआ? तो हिंदी शब्द का पहला प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अल-बिरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। हिंदी भाषा विशिष्ट या वियोगात्मक भाषा है। आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि आर्य भाषा को कितनी भागों में बांटा गया है? तो आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। वेद उपनिषद लौकिक। नंबर 2 है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। पाली 500 से प्रथम ईस्वी है। प्रथम देश भाषा प्राकृत प्रथम ईस्वी। और अपभ्रंश 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। अपभ्रंश, इसका शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश भाषा का पहला उल्लेख वल्लभी के राजा धातसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। जो अपभ्रंश भाषा का पहला उल्लेख है वो वल्लभी के राजा धातसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था की 900 से 1000 ईस्वी पूर्व डॉक्टर भोला शंकर व्यास में अवहट कहा है। अवहट का पहला प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में मिलता है। हिंदी भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। कौखी बोली मतलब खड़ी बोली का आधुनिक नाम खड़ी बोली है। अपभ्रंश को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी हिंदी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये कौन से सौर सैनिक हैं? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, जिसमें पश्चिमी हिंदी में आती है नंबर 1 कौखी मतलब खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कौखी, दवियानी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मैवती और मालवी। अब यहाँ पे अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी हिंदी, भोजपुरी और मगही और मैथिली आती है। खस पहाड़ी, कुमायूनी, गखानी। पेशाची में पंजाबी भाषा, महाराष्ट्री में मराठी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी है, जिसका विकास 12वीं
शुंग और कुषाण गुप्त कुटिला या सिद्धि मातृका लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में मिलता है। इसका प्रयोग गुजरात के राजा जयगढ़ ने शिलालेख पर अपने हस्ताक्षर स्वरूप किया था। देवनागरी लिपि का गुण, इस लिपि में वर्णों का नाम उच्चारण के अनुसार होता है एवं लेखन मुद्रण छपाई में एक रूपता है। इस लिपि में क्या होता है देवनागरी लिपि में कि वर्णों का जो नाम उच्चारण के अनुसार होता है एवं उसकी जो लेखन विधि होती है मुद्रण छपाई में एक रूपता होती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, जैसे देवनागरी कैसे लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में प्रत्येक वर्ण निश्चित ध्वनि को संकेत करता है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती भाषा के शब्द भी लिखे जाते हैं। मतलब देवनागरी लिपि में कौन सी वो लिखी जाती है, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली एवं गुजराती भाषा के शब्द भी लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि के दोष, इसमें एक ही शब्द को कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे कि गर्मी ऐसे भी लिखते हैं और हम लोग ऐसे भी लिखे, तो ये इसके दोष हैं। इसमें वर्णों को पढ़ने में कभी कभी भ्रम भी होता है, जैसे ख। इस लिपि का मुद्रण में कठिनाई होती है। देवनागरी लिपि के सुधार का प्रयास, इसके सुधार का पहला प्रयास तिलक ने अपने पत्र केसरी में किया। 1926 ईस्वी में 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया, जिसे तिलक फॉन्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि तिलक फॉन्ट किसे कहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हो कि 1926 ईस्वी में जो 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया था उसी को क्या कहते हैं, तिलक फॉन्ट कहा जाता है। सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी बनाई। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया। 1947 ईस्वी में यूपी सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया। 1947 ईस्वी में यूपी की जो सरकार थी हमारी, उन्होंने क्या किया था कि आचार्य नरेंद्र देव समिति का एक गठन किया। 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर राइट कर लेना कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 ईस्वी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। 1957 ईस्वी में संसदीय राजभाषा समिति का गठन जीबी पंत की अध्यक्षता में हुआ। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हिंदी भाषा को राजभाषा संवैधानिक का दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 में आप लिखोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।